स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ महावीर प्रसाद, SRS मेमोरियल स्कूल मंडावा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो बोर्ड क्लास के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए, बोर्ड में 10th और 12th के लिए, सभी के लिए उपयोगी वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी की थी आनुवांशिकता के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, हेरिडिटी के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि आनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहते हैं और आनुवांशिकता से संबंधित जो नियम है वो मेंडल ने दिए थे। ठीक है, और मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था, पाइसम सटाइवम का चयन किया था। उसका चयन क्यों किया? ठीक है, और मेंडलवाद के पुणे खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, और मेंडल ने 7 जोड़ी मटर के विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। इन सभी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, तो उसे समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे मेंडल के संकरण प्रयोग के बारे में, मेंडलवाद के बारे में। ठीक है, उससे पहले कुछ आनुवांशिक शब्दावली है, जेनेटिक्स डेफिनेशन है, कुछ आनुवांशिक शब्दावली उसके बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, आनुवांशिक शब्दावली, आनुवांशिक शब्दावली। ठीक है, कुछ जेनेटिक कोड, जेनेटिक वर्ड है। ठीक है, उन जेनेटिक वर्ड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ। तो आनुवांशिक शब्दावली में सबसे पहला, सबसे ज्यादा जो शब्द यूज किया जाता है वो है जीन। ठीक है, जीन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, ये डीएनए की बनी होती है। लेकिन मेंडल ने जो जीन है ना, मेंडल ने जीन को कारक कहा था। क्या कहा था? कारक। मेंडल ने जब आनुवांशिकता के नियम दिए थे, जब अपने संकरण प्रयोग किए थे, आनुवांशिकता के बारे में जब इन्होंने बताया था, ठीक है, उस समय जीन को कारक नाम दिया था मेंडल ने। ठीक है ना, कारक कहते थे। लेकिन मेंडल के बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था जोहानसन। मेंडल ने क्या नाम दिया था? कारक। मतलब मेंडल ने क्या कहा कि सजीवों के अंदर, सजीवों में जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, और उन आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करने के लिए जीवों के शरीर में विशेष प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती हैं, उन संरचनाओं को कहते हैं कारक। यह बात किसने कही थी? मेंडल ने कही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक वैज्ञानिक और आया जिसका नाम था जोहानसन। क्या नाम था? जोहानसन। ठीक है, जोहानसन ने मेंडल के द्वारा बताए गए कारकों को ही जीन नाम दिया। क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। मतलब जोहानसन ने दिया था जीन शब्द। जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। और क्या कहता कि जीन वे संरचनाएं हैं जो आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, यानी आनुवांशिक लक्षणों पर नियंत्रण कौन करता है? जीन करता है। जीन के द्वारा ही आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। ठीक है, और ये जीन डीएनए की बनी होती है। कहने का मतलब डीएनए का एक सूक्ष्म पार्टिकल, ठीक है, डीएनए का एक माइक्रो पार्टिकल क्या है? जीन है, जो कहां पाया जाता है? गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था जीन के बारे में। नंबर सेकंड है युग्म विकल्पी के बारे में। युग्म विकल्पी, एलील के बारे में। ठीक है, युग्म विकल्पी, एलील, ये क्या होते हैं? देखो, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो जीन होती है ना, तो जीन के 2 स्वरूप होते हैं। ठीक है, जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप होते हैं। विपर्यासी भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जीन के 2 स्वरूप होते हैं। किसी भी जीन के कितने स्वरूप होते हैं? 2। तो जीन के उन दोनों स्वरूपों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। ठीक है, युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। ठीक है ना, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली किसी जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप होते हैं। उन दोनों विपर्यासी स्वरूप को क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी या एलील कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे लंबेपन का एक लक्षण है। ठीक है, अब लंबेपन का, ये बोनेपन का जो लक्षण है, ठीक है, लंबाई का लक्षण है। ठीक है, अब ये जो पादप की लंबाई का लक्षण है, ये एक प्रकार से आनुवांशिक लक्षण बताया मेंडल ने, ये आनुवांशिक लक्षण है। ठीक है, अब इसकी जो जीन है ना, इसकी जीन के 2 स्वरूप होते हैं।
लंबेपन लक्षण की जो जीन है उसके दो स्वरूप होते हैं। जैसे एक स्वरूप को अपन कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और एक को स्मॉल टी से डिनोट कर दें, ठीक है, ये भी लंबेपन का स्वरूप है। और या फिर दोनों कैपिटल टी भी हो सकते हैं, ये भी लंबेपन का स्वरूप है, ठीक है ना। अब इसमें जो दोनों स्वरूप क्या है, विपर्यासी है, मतलब विभिन्न है, ठीक है ना, विपरीत है एक दूसरे के। विपर्यासी का मतलब एक दूसरे के विपरीत है, और इसमें दोनों क्या है, समान है, ठीक है ना। अब ये जो जीन के दो स्वरूप है ना, इन स्वरूपों को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। युग्म विकल्पी, तो एक युग्म विकल्पी हो गया जो कि लंबेपन को इंगित करती है, ठीक है, और ये क्या होगा, वैसे जीन ये वैसे जो युग्म विकल्पी है बोनेपन को प्रतीत करती है, ठीक है ना, बोनेपन को इंडिकेट करती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कैपिटल टी प्रभावी होने के कारण ये जो जीन है ये लंबाई का जो लक्षण है, ठीक है ना, उसको इंगित करेगी, ठीक है ना। और इसमें दोनों युग्म विकल्पी क्या है, समान है, ठीक है ना। तो ये जो दो स्वरूप होते हैं ना, ये युग्म विकल्पी होते हैं। क्या होता है, युग्म विकल्पी। नंबर 3 है समयुग्मजी। समयुग्मजी, होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है, समयुग्मजी। और नंबर 4 है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। समयुग्मजी क्या होता है, देखो, एक जीन के दोनों स्वरूप यदि समान है, जीन के दोनों स्वरूप क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहेंगे, समयुग्मजी कहेंगे, ठीक है। जैसे लंबेपन की ये जीन है, ठीक है, अब इसके दोनों स्वरूप क्या है, समान है, तो ये क्या हो गई, समयुग्मजी हो गई, ठीक है। अब लंबेपन की एक ये जीन है, अब इसमें दोनों स्वरूप क्या है, असमान है, ठीक है, तो समयुग्मजी किसे कहेंगे, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन के दोनों स्वरूप यदि समान है तो उस जीन को कहेंगे समयुग्मजी, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको क्या कहेंगे, समयुग्मजी। और यदि जीन के दोनों स्वरूप असमान है, मतलब भिन्न भिन्न है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है ना, अलग अलग हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विषम युग्मजी। अब ये विषम युग्मजी है तो लंबेपन की जीन, भाई लंबेपन की जीन ये, लंबेपन की जीन ये, ठीक है ना, दोनों लंबेपन के लक्षण को नियंत्रित करती हैं, लेकिन इसके स्वरूप क्या है, समान है, और इसके स्वरूप क्या है, भिन्न भिन्न है। इसमें देखो एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ठीक है, तो ये विषम युग्मजी हो गई, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो गई, ये विषम युग्मजी हो गई, ठीक है ना, क्योंकि दोनों स्वरूप क्या है, असमान है, ठीक है। जब जीन के दोनों स्वरूप असमान हो तो उसे कहते हैं विषम युग्मजी, और जब जीन के दोनों स्वरूप समान हो तो उसे कहते हैं समयुग्मजी, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, देखिए, लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप, ठीक है, फिनोटाइप, फिनोटाइप, और उससे नेक्स्ट जीन प्रारूप, उसके बाद जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप। किसी जीव की जो बाह्य पद्धति है, जीव का जो बाह्य स्वरूप है, यानी बाहरी जीव का जो एक्सटर्नल वातावरण से किसी जीव को अपन देखें तो देखने में कैसे लगता है, हमें किस प्रकार का प्रतीत होता है वो, ठीक है ना। किसी जीव की लाक्षणिक दृष्टि से, यानी बाह्य लाक्षणिक दृष्टि से, बाह्य लाक्षणिक दृष्टि से जीव की जो प्रतीति है, ठीक है ना, वो होता है लक्षण प्रारूप। क्या होता है वो, लक्षण प्रारूप। और जीन प्रारूप जीव की आनुवांशिक संरचना, इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी जीन के आधार पे, किसी भी जीव के जीन के आधार पे देखा जाए या जीव की आनुवांशिक संरचना के आधार पे देखा जाए, ठीक है, तो आनुवांशिक संरचना के आधार पे जीव कैसा लगता है, जीव कैसा होता है, तो उसकी आनुवांशिक संरचना का जो प्रारूप है, जो स्वरूप है, किसी जीव की आनुवांशिक संरचना का स्वरूप क्या कहलाएगा, जीन प्रारूप, ठीक है। और किसी जीव की बाह्य लाक्षणिक, ठीक है, बाह्य लाक्षणिक संरचना का जो स्वरूप है वो कहलाएगा लक्षण प्रारूप, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद है, देखिए,
अब लक्षण प्रारूप जिन प्रारूप जैसे एकल संकर सकरण के अंदर पर अपन पढ़ते हैं कि मेंडल ने जो एकल संकर सकरण प्रयोग किया था उसमें लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 आता है। जिन प्रारूप उसके अंदर 1:2:1 होता है, ठीक है ना। तो वैसे यानी बाह्य लाक्षणिक जो प्रतीति है वो तो लक्षण प्रारूप, ठीक है, और आवास की जो संरचना है किसी भी जीव की वो क्या है, जिन प्रारूप, ठीक है। नेक्स्ट है एक संकर संकरण। देखो नेक्स्ट है एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण, ठीक है, फिर है द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, फिर है त्रिसंकरण, त्रिसंकरण, ठीक है, फिर है बहुसंकरण। ठीक है, ये तो मोनोहाइब्रिड। एक संकर संकरण को क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये संकरण प्रयोग किए थे मेंडल ने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, और त्रिसंकरण ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और बहुसंकर संकरण पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। देखिए स्टूडेंट्स, एक संकर संकरण क्या होता है कि एक लक्षण की, यानी वह संकरण प्रयोग, ठीक है, संकरण प्रयोग है सभी, वह संकरण प्रयोग जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वह लक्षण मतलब वह संकरण प्रयोग जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या है, एक संकर संकरण, ठीक है। और द्विसंकर संकरण जिसमें दो लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और त्रिसंकर संकरण जिसमें तीन लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और बहुसंकर संकरण जिसमें बहुत सारे लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होगा, बहुसंकर संकरण होता है। वह संकरण प्रयोग जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकरण संकरण प्रयोग कहते हैं, ठीक है। और वह संकरण प्रयोग जिसमें दो लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, ठीक है। वह संकरण प्रयोग जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। और वह संकरण प्रयोग जिसमें बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थे संकरण प्रयोग से संबंधित आनुवांशिकी शब्दावली, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है F1 पीढ़ी, जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी के बाद F1 पीढ़ी, ये सारे आनुवांशिक शब्दावली है, ठीक है। F1 पीढ़ी के बाद F2 पीढ़ी, ठीक है। F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, जनक पीढ़ी, ये क्या होते हैं कि संकरण प्रयोग में मेंडल ने संकरण प्रयोग में सर्वप्रथम जिन पादपों के मध्य क्रॉस करवाया था और जिन पादपों के मध्य क्रॉस करवा करके और उनसे संततियां प्राप्त की थी, ठीक है ना, उन पादपों को कहते हैं जनक पीढ़ी। उनको क्या कहा, जनक पीढ़ी नाम दिया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। वे पादप, ठीक है, जिनके मध्य, ठीक है, संकरण प्रयोग करवा के संततियां प्राप्त की गई, उन पादपों को क्या नाम दिया गया, जनक पीढ़ी, ठीक है। F1 पीढ़ी यानी F1 जनरेशन, ठीक है, पेरेंट जनरेशन, F1 जनरेशन, फिर F2 जनरेशन प्राप्त की गई मेंडल के द्वारा। तो F1 जनरेशन क्या होता है कि जनक पादपों के मध्य क्रॉस करवा करके सबसे पहले, यानी जनक पादपों के मध्य क्रॉस करवा करके जो संततियां प्राप्त की गई, उन संततियों को F1 पीढ़ी का क्या नाम दिया, उनको F1 पीढ़ी नाम दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और F2 पीढ़ी की F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले जो पादप है, F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले जो पादप हैं, ठीक है, उन पादपों के मध्य संकरण प्रयोग करा करके जो संततियां प्राप्त की गई,
F1PD में प्राप्त होने वाले पादपों के मध्य, या से बोलते हैं कि F1PD में प्राप्त होने वाली संततियों के मध्य, ठीक है, क्रॉस करवा करके जो संततियां प्राप्त की गई उन संततियों को कहते हैं F2PD। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? F2PD, F1PD, जनक-PD, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट है परीक्षण संकरण। विस्तार से परीक्षण के बारे में आगे बढ़ेंगे, एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परीक्षण संकरण भी बोलते हैं इसको, परीक्षार्थ संकरण भी बोलते हैं, ठीक है, परीक्षार्थ संकरण, ठीक है। टेस्ट क्रॉस, क्या कहते हैं इसको? टेस्ट क्रॉस। और एक है व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम संकरण, ठीक है, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। देखिए परीक्षा संकरण, एकल संकर संकरण प्रयोग या द्विसंकर संकरण प्रयोग, मतलब संकरण प्रयोग से प्राप्त हुई जो F1PD है, ठीक है। अब F1PD में जो संततियां प्राप्त होती हैं, जो संतति पादप प्राप्त होते हैं, उन संतति पादपों का यदि जनक पीढ़ी के अप्रभावी, जनक पीढ़ी के अप्रभावी पादपों के साथ, अप्रभावी जनक पादपों के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो उस क्रॉस को या उस संकरण को परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देखिए कि संकरण प्रयोग से प्राप्त F1PD, ठीक है, उस F1PD के पादपों का संकरण या क्रॉस, ठीक है, अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उस क्रॉस या संकरण को परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे F1PD में सभी, जैसे मेंडल ने एकल संकरण प्रयोग किया था, उसकी F1PD में सभी पादप लंबे प्राप्त हुए थे। अब उन लंबे पादपों का जनक पीढ़ी में जो अप्रभावी पादप है, जो अप्रभावी लक्षण था बोनेपन वाला, ठीक है, उन लंबेपन पादपों का बोने वाले, ठीक है, बोने पादपों के साथ यदि क्रॉस करवा दिया जाए तो वो कहलाता है परीक्षार्थ संकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण किसे कहेंगे कि F1PD में प्राप्त हुए पादपों का क्रॉस यदि जनक पीढ़ी में, ठीक है, जनक पीढ़ी के प्रभावी या अप्रभावी में से किसी भी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो उसे कहते हैं व्युत्क्रम क्रॉस या बैक क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी F1PD में प्राप्त पादपों का क्रॉस यदि जनक पीढ़ी के किसी भी पादप के साथ, प्रभावी या अप्रभावी में से किसी भी पादप के साथ करवाया जाता है तो उसे व्युत्क्रम संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है प्रभावी लक्षण व अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट करेक्टर एंड रिसेसिव करेक्टर। देखिए ये क्या होता है? प्रभावी लक्षण और एक है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट, डोमिनेंट करेक्टर और रेसेसिव करेक्टर। ठीक है, रेसेसिव करेक्टर। डोमिनेंट करेक्टर क्या होता है कि संकरण प्रयोग में F1PD में, संकरण प्रयोग से प्राप्त हुई, मतलब संकरण प्रयोग में क्या करते हैं, जनक पादपों के साथ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, जनक पादपों के मध्य क्रॉस करवाते हैं। अब संकरण प्रयोग में जनक पादपों के मध्य क्रॉस करवाने के पश्चात F1PD प्राप्त की जाती है। उस F1PD में जिस लक्षण के पादप प्राप्त होते हैं उस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी सीधी सी सिंपल सी बात है कि F1PD में प्रकट होने वाले लक्षण प्रभावी या डोमिनेंट करेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है अप्रभावी लक्षण यानी रेसेसिव करेक्टर। रेसेसिव करेक्टर क्या होता है कि वे लक्षण जो F1PD में प्रकट नहीं होते हैं, यानी संकरण प्रयोग पादपों के मध्य, जनक पादपों के मध्य संकरण प्रयोग करवाने के पश्चात जो लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होता है उन लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आनुवांशिक शब्दावली जेनेटिक
डेफिनेशन के बारे में। प्रभावी अप्रभावी अंडरस्टूड हो गया। प्रभावी लक्षण कौन सा होगा? F1PD में प्रकट होने वाले लक्षण, ठीक है, F1PD में प्रकट होने वाले लक्षण क्या होंगे? प्रभावी लक्षण, ठीक है। और अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1PD में प्रकट नहीं होते हैं और F1PD के पादपों के मध्य स्वपरागण करवाने के पश्चात जो F2PD प्राप्त होती है, उस F2PD में जो पादप प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो F2PD के अंदर प्राप्त होंगे उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कभी भी F1PD में प्रकट नहीं होगा, ठीक है ना। F1PD में हमेशा प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। यू अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है मेंडल के द्वारा किए गए संकरण प्रयोग। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इनमें यदि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो स्टूडेंट्स नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो उसमें फिर आपको बता दिया जाएगा कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है मेंडल के द्वारा किए गए संकरण प्रयोग। मेंडल ने मुख्य रूप से तो दो संकरण प्रयोग किए थे, एकल संकर संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग, ठीक है। एक संकर संकरण प्रयोग यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, संकरण प्रयोग पढ़ेंगे हम। क्रॉस संकरण प्रयोग, ठीक है। उनमें सबसे पहला है एक संकर संकरण प्रयोग या एकल संकर संकरण प्रयोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी पादपों के मध्य करवाया गया क्रॉस क्या कहलाता है? एकल संकर संकरण कहलाता है। इस संकरण प्रयोग में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी पादपों के मध्य करवाया गया संकरण एकल संकर संकरण कहलाता है। एकल संकर संकरण कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इस संकरण प्रयोग में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले, एक जोड़ी का मतलब कितने पादप हो गए? दो पादप हो गए, ठीक है, दो पादप होंगे। और भी दोनों कौन से किस रूप में? विपर्यासी लक्षण के होंगे। विपर्यासी लक्षण का मतलब एक दूसरे के विपरीत लक्षण, ठीक है। जैसे पादप की लंबाई का लक्षण लिया, तो अब उसमें दो जो एक जोड़ी लक्षण है, दो लक्षण है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विपर्यासी होंगे, मतलब विपरीत होंगे। एक पादप लंबा होगा तो दूसरा पादप क्या होगा? बौना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। समयुग्मजी युग्म में क्लिप किए जो दोनों स्वरूप है वो क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। तो समयुग्मजी पादपों के मध्य करवाया गया संकरण क्या कहलाता है? एकल संकर संकरण कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट इसका, ताकि याद करने में आसानी रहे। देखिए अभी संकरण प्रयोग को मेंडल ने कैसे किया था। क्या किया कि एक तो जनक पीढ़ी के रूप में सबसे पहले मेंडल ने मटर के किस पे किए थे ये प्रयोग?
मटर के पादप, पाइसम सटाइम पे किए थे, उद्यान मटर पे किए थे। ठीक है, जनक पेटी के रूप में मेंडल ने एक शुद्ध या समयुग्मजी लंबा पादप लिया। समयुग्मजी, ठीक है, लंबा पादप। ठीक है, पादप के लंबेपन वाले लक्षण पे इसने मेंडल ने यह प्रयोग किया था। ठीक है ना, लंबेपन वाले लक्षण में तो उसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले, ठीक है, पादपों के मध्य क्रॉस करवाया, यानी दो पादपों के मध्य क्रॉस करवाया और दोनों क्या थे, विपर्यासी लक्षण वाले थे। ठीक है, तो विपर्यासी लक्षण में देखो, एक तो समयुग्मजी लंबा पादप हो गया, ठीक है, और एक हो गया समयुग्मजी बोना पादप, समयुग्मजी बोना। ठीक है, अब इस लंबेपन के लक्षण वाला जो पादप है, ठीक है, इसकी जीन को डिनोट किया गया कैपिटल टी से। ठीक है, अब एक जीन के दो स्वरूप होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों स्वरूप क्या है, समान है, समान है तो ये क्या होगा, समयुग्मजी। ठीक है, कैपिटल टी किसको इंडिकेट करेगी, लंबेपन को इंडिकेट करेगी। ठीक है ना, और स्मॉल टी किसको इंडिकेट करेगी, बोनेपन को इंडिकेट करेगी। कैपिटल टी इंटू ये दो स्मॉल टी, ये हो गया समयुग्मजी बोना। ये तो समयुग्मजी लंबा पादप और ये क्या हो गया, समयुग्मजी बोना पादप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब इनके युग्मक बनाए, इनके बीच में क्रॉस करवाया मेंडल ने। ठीक है ना, संकरण करवाया। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब परागण करवाया इनके बीच में, परागण होने दिया, परागण होने के बाद में क्या हुआ, निषेचन हुआ। ठीक है, और निषेचन होने के बाद में क्या हुआ भाई, परागण होने के बाद में युग्मक बने, फिर युग्मकों के बीच में निषेचन हुआ। ठीक है ना, लैंगिक की प्रक्रिया संपन्न हुई, निषेचन होने के बाद में क्या हुआ, एम्ब्रियो बना। ठीक है, एम्ब्रियो बनने के बाद में क्या हुआ, बीज प्राप्त हुए और उन बीजों को फिर क्या किया, उगाया। अब उन बीजों को उगाने से जो पादप प्राप्त हुए ना, उन पादपों को मेंडल ने नाम दिया था एफनपीडी। क्या नाम दिया, एफनपीडी। तो देखिए, ये तो जनक पीढ़ी हो गई। ठीक है, अब इनके युग्मक बनाए, क्या बनाए इनके युग्मक, दो कैपिटल टी। ठीक है, दोनों पृथक पृथक हो गए। ठीक है, इसके आधार पर मंडल ने युग्मकों के पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या युग्मकों के विसंयोजन का नियम दिया था। ठीक है, और दो स्मॉल टी। ठीक है, युग्मक बना लिए, ये क्या है, युग्मक। अब इनके बीच में क्रॉस हुआ। ठीक है, युग्मक के मध्य निषेचन हुआ। ठीक है ना, निषेचन किन के बीच में था, युग्मकों के बीच में, और दोनों विपरीत है, विपर्यासी है। ये तो लंबे पादप के युग्मक है और ये बोने पादप के युग्मक है। ठीक है ना, अब इनके बीच में क्रॉस हुआ, कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस करवाया। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, इस कैपिटल टी का इससे क्रॉस करवाए तो कैपिटल और स्मॉल, और इस कैपिटल का इससे करवाए तो कैपिटल और स्मॉल, और इसका इससे करवा दे तो कैपिटल और स्मॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, देखना ध्यान से समझिएगा। ये एकल संकर संकरण प्रयोग है, डेफिनेशन तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब संकरण प्रयोग में मेंडल ने किया क्या, ठीक है, कि समयुग्मजी लंबा पादप लिया और समयुग्मजी बोना पादप लिया। ठीक है, इन दोनों की जीन को, लंबेपन वाला जो पादप है उसकी जीन को दो स्मॉल, दो कैपिटल टी से, और बोनेपन वाले पादप की जीन को दो स्मॉल टी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना, ऊपर लिख रहा हूं मैं, देखना यहां अच्छी तरह दिखाई दे जाएगा। ठीक है, देखिए दो कैपिटल टी, ये तो क्या था, समयुग्मजी लंबा पादप। ठीक है, समयुग्मजी लंबा पादप। ठीक है, और ये था समयुग्मजी बोना, समयुग्मजी बोना पादप, और इनको नाम दिया जनक पीढ़ी। क्या है, जनक पीढ़ी। ठीक है, अब इनके युग्मक बनाए, कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसके युग्मक बनाए स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका इसके साथ में, सॉरी इसके साथ में तो कैपिटल और स्मॉल,
इसका इस स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करवाया तो कैपिटल स्मॉल, इसका इस स्मॉल टी के साथ में करवाया तो एक कैपिटल और स्मॉल। देखिए सभी पादप एक जैसे उत्पन्न हो रहे हैं, सभी पादपों की जो अनुवंशिक संरचना है, ठीक है, जो जीन संरचना है वो क्या है, समान है, ठीक है ना। अब ये जो संततियां, ये संतति पादप प्राप्त हुए, मतलब ये युग्मक थे। अब इन युग्मकों के मध्य क्या हुआ, निषेचन हुआ, और निषेचन होने के बाद में जो बीज बने ना, उन बीजों को जब उगाया गया तो उगाने से जो पादप प्राप्त हुए ना, वो पादप ये है, ठीक है। और इनको मेंडल ने नाम दिया F1PD। क्या नाम दिया इनको, F1PD, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि F1PD में सभी पादप एक जैसे प्राप्त हुए, ठीक है। अब इस जो सभी एक जैसे पादप प्राप्त हुए, ये उगने के बाद जब मेंडल ने इनका निरीक्षण किया तो मेंडल को प्राप्त हुआ कि सारे के सारे पादप लंबे थे। कैसे थे, लंबे थे, यानी बोनेपन वाला लक्षण प्रकट ही नहीं हुआ इनमें। भाई इनमें कोई भी पादप क्या प्राप्त नहीं हुआ, बोना प्राप्त नहीं हुआ, सारे पादप क्या थे, लंबे थे, ठीक है। तो इनको अपन कह सकते हैं विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे पादप प्राप्त हुए, ठीक है फ्रेंड्स। अब विषम युग्मजी लंबे कैसे हुए, देखिए जीन के दो विपर्यासी स्वरूप है और दोनों क्या है, असमान है। देखिए एक तो स्वरूप क्या है, कैपिटल टी का, और एक स्वरूप क्या है, स्मॉल टी का, तो दोनों असमान हो गए ना, ठीक है ना। तो जिस जीन के दोनों स्वरूप असमान हो, जिस जीन के दोनों स्वरूप असमान हो तो उसे क्या कहेंगे, विषम युग्मजी, ठीक है। तो असमान होने के कारण क्या नाम दिया, विषम युग्मजी। फिर लंबाई में कैसे थे, लंबे थे, ठीक है फ्रेंड्स। ऊंचाई में लंबे प्राप्त हुए, बोनेपन वाला लक्षण यहां प्राप्त नहीं हुआ, यानी बोना पादप यहां प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर मेंडल ने क्या बताया, मेंडल ने क्या सोचा, मेंडल बोले भी क्रॉस तो अपन ने दोनों के बीच करवाया था, एक लंबा था और एक क्या था, बोना था। लेकिन F1PD में प्रकट क्या हुआ, लंबेपन वाला प्रकट हुआ, बोनेपन वाला तो प्रकट ही नहीं हुआ। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण मेंडल ने बताया, अपना जो नियम प्रस्तुत किए थे मेंडल ने, तो ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं कि मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किए गए नियमों को क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं, या फिर आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। तो मेंडलवाद के अंतर्गत मेंडल ने अपना पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम। कौन सा दिया था, प्रभाविता का नियम, ठीक है। और दूसरा नियम दिया था विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम, युग्मकों के विसंयोजन का नियम या युग्मकों के पृथक्करण का नियम, युग्मकों के पृथक्करण का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। अब देखिए पहला नियम, प्रभाविता का नियम। पहले नियम के अंतर्गत मेंडल ने क्या बताया था कि मेंडल ने बताया था कि आनुवंशिक लक्षणों को जो कंट्रोल करते हैं ना, ठीक है, उन कंट्रोल करने वाली संरचनाओं को क्या कहेंगे, कारक कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि भाई प्रभाविता की F1PD में जो लक्षण प्रकट हुआ ना, F1PD में जो लक्षण प्रकट हुआ उस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होता उस लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। यू अंडरस्टैंड, यानी क्रॉस तो दोनों के बीच में करवाया, देखो क्रॉस तो लंबा और बोना दोनों के बीच में करवाया था, ठीक है ना। लेकिन F1PD में बोनेपन वाला प्रकट नहीं हुआ, ठीक है। F1PD में लंबेपन वाला प्रकट हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, यू अंडरस्टैंड। तो F1PD में जो लक्षण प्रकट होता है उसी लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है वह अप्रभावी रह जाता है, रेसेसिव रह जाता है, और जो लक्षण प्रकट होता है वो क्या होता है, प्रभावी। मतलब प्रभावी लक्षण ही F1PD में प्रकट होगा, F1PD में दिखाई देगा, F1PD के पादपों के अंतर्गत दिखाई देगा। अप्रभावी, बोनेपन वाला अप्रभावी था तो वो लंबेपन के नीचे क्या होगा, दब गया, अप्रभावी रह गया, वो प्रकट ही नहीं हुआ। लेकिन जीन तो मौजूद है इसके अंदर, इनके अंदर जीन तो मौजूद है, ठीक है ना। युग्म विकल्पी तो बोनेपन की मौजूद है, युग्म विकल्पी तो इन पादपों में बोनेपन की क्या मौजूद है। अब इन F1PD के पादपों के मध्य क्रॉस करवाएंगे ना, फिर मेंडल ने आगे क्या किया कि इस संकरण प्रयोग को आगे बढ़ाया,
ठीक है, इस संकरण प्रयोग को आगे बढ़ाया तो F1PD के अंदर जो पादप प्राप्त हुए ना विषम युग्मजीय लंबे पादप, इनके बीच में परस्पर क्रॉस करवाया मेंडल ने। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके बीच में परस्पर क्रॉस करवाया। ठीक है, इस संकरण प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए मेंडल ने F1PD में जो विषम युग्मजीय लंबे पादप प्राप्त हुए ना, इन लंबे पादपों के मध्य परस्पर स्वपरागण होने दिया। तो इनके बीच में जो स्वपरागण होने दिया उससे जो पादप प्राप्त हुए मेंडल को, वहां बोनेपन वाला लक्षण भी प्रकट हुआ। ठीक है ना, देखिए ये जनक थे। ठीक है, अब युग्मक बना दीजिए, देखो अलग दिखा देते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल। अब इसका क्रॉस इस युग्मक के साथ में दो कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ में तो एक कैपिटल एक स्मॉल, इसका क्रॉस इसके साथ में तो एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है, और इसका इसके साथ में तो दोनों युग्म विकल्पी स्मॉल। अब ये देखिए यहां, ठीक है, यहां ये जो है ना, इसको मेंडल ने F2PD नाम दिया। क्या कहा मेंडल ने इसको? F2PD। ठीक है ना, यानी F2PD F1PD के जो पादप थे ना, उनके युग्मकों के बीच में क्रॉस करवाया मेंडल ने। वर्ग पनेट, इसका पनेट वर्ग यदि बना के देखें तो देखिए ये लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो युग्म मतलब है यहां पे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ठीक है, एक तरफ मेल गेमेट हो गए और एक तरफ फीमेल गेमेट हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका इसके साथ में क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी। ठीक है, इसका इसके साथ में करवाया तो एक कैपिटल एक स्मॉल, इसका इस साथ में करवाया तो इसका इस साथ में करवाया कैपिटल स्मॉल, अब इसका इस साथ में करवाया तो दोनों स्मॉल। ठीक है, ये देखिए यही जो जीन प्रारूप है, यही जीन प्रारूप यहां प्राप्त हो रहा है। देखिए ठीक है, अब यहां देखिए ये जो F2PD है, इस F2PD के अंतर्गत मेंडल को क्या हुआ? बोना पौधा प्राप्त हुआ। देखिए ये क्या है? बोना, शुद्ध बोना, समयुग्मजीय बोना। दोनों युग्म में विकल्पी समान है इसमें। ठीक है, दोनों स्मॉल टी है, दोनों समान है, स्मॉल टी है, तो क्या हो गया? समयुग्मजीय बोना। और ये क्या हो गया? समयुग्मजीय लंबा। और ये दोनों क्या हो गए? विषम युग्मजीय लंबा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आधार पर मेंडल ने अपना दूसरा नियम प्रस्तुत किया, विसंयोजन का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम, या युग्मकों के पृथक्करण का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग मेंडल ने क्या बताया कि युग्मक विसंयोजित होते हैं। देखिए यहां पर युग्म विकल्प दोनों के हैं, लंबेपन के भी हैं और बोनेपन भी है। ठीक है, लंबेपन का युग्म विकल्प भी है, बोनेपन का युग्म विकल्प भी है। लेकिन जब युग्मकों का निर्माण हुआ ना, उस टाइम देखिए दोनों विकल्प क्या हो गए? सेपरेट हो गई, दोनों शुद्धता की दृष्टि से देखिए तो दोनों क्या हो गए? शुद्ध है। ठीक है, और विसंयोजन हुआ दोनों का क्या हो गया? बीच में कैपिटल टी अलग आ गई, स्मॉल टी क्या हो गई? अलग हो गई, तो विसंयोजन हो गया दोनों का। ठीक है, और पृथक्करण हो गया। ठीक है, और शुद्ध हो गए दोनों, मतलब मिक्स नहीं रहे ना दोनों विपर्यासी स्वरूप क्या नहीं रहे? मिक्स नहीं रहे, समिश्र नहीं रहे। दोनों क्या हो गए? दोनों विपर्यासी स्वरूप युग्मक निर्माण के दौरान क्या हो गए? अलग अलग हो गए। कि F1PD के पादपों के मध्य, F1PD में प्राप्त हुए पादपों के मध्य यदि क्रॉस करवाया गया तो उस क्रॉस में क्या हुआ कि एक जीन के जो दोनों विपर्यासी स्वरूप है ना, वो दोनों स्वरूप अलग अलग जीन में चले गए, अलग अलग युग्मक में चले गए। ठीक है, तो स्वरूप की दृष्टि से दोनों युग्मक क्या रहे? शुद्ध हुए, शुद्ध रहे। ठीक है ना, देखिए एक युग्म में सिर्फ कैपिटल टी है और एक युग्म में क्या सिर्फ स्मॉल टी है। अब यदि इसके साथ में स्मॉल टी होता या साथ में कैपिटल टी होता तो हम इनको शुद्ध नहीं कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम या युग्मकों के पृथक्करण का नियम। देखो विसंयोजन का मतलब क्या होता है? पृथक मतलब विसंयोजन का संयोजित नहीं होना, विसंयोजन का मतलब संयोजित है और वो अलग अलग हो जाए, वो विसंयोजन। और पृथक्करण क्या है? वो भी विसंयोजन ही है, अलग अलग होना। शुद्ध क्या है? शुद्ध
मतलब जिसमें दो विपर्यासी स्वरूप है वो दोनों विपर्यासी स्वरूप सेम हो, समान हो, समयुग्मज समान हो, शुद्ध हो। ठीक है, तो विसंयोजन का नियम, युग्मकों के पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम के अनुसार जब F1PT में प्राप्त होने वाले पादपों के मध्य संकरण प्रयोग करवाया जाता है, ठीक है, तब बनने वाले युग्मक स्वरूप की दृष्टि से शुद्ध होते हैं और दोनों के युग्मकों के जो युग्म विकल्पी हैं वो संयोजित न होकर के पृथक पृथक हो जाते हैं, विसंयोजित हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं विसंयोजन का नियम या युग्मकों के पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, ये दो नियम थे मेंडलवाद के। ये दोनों नियम ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एकल संकर संकरण पर आधारित कौन कौन से नियम मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। तो एकल संकर संकरण पर आधारित मेंडल ने दो नियम प्रस्तुत किए थे, एक तो प्रभाविता का नियम और एक युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो F2PT प्राप्त हुई ना, इस F2PT के अंतर्गत मेंडल ने इन पादपों की लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात बताए। ठीक है, लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका ताकि याद करने में आसानी रहे। ठीक है, ये क्या है, F1PT है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा जो भी कंफ्यूजन, ठीक है, जो भी संकोच हो। अब इस F2PT का मेंडल ने लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात निकाला। देखो, एक तो फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप अनुपात को क्या कहते हैं, फिनोटाइप, और जीन प्रारूप अनुपात को क्या कहेंगे, जीनोटाइप। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? फिनोटाइप के अंतर्गत मेंडल ने क्या बताया, देखो कि फिनोटाइप की परिभाषा के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा कि जीव की संरचना की बाह्य जो प्रतीति है, बाह्य लाक्षणिक दृष्टि से जो प्रतीति है जीव की, ठीक है ना, जो स्वरूप है, बाह्य लाक्षणिक दृष्टि से जीव का जो स्वरूप है उसे कहते हैं लक्षण प्रारूप। तो बाह्य लाक्षणिक दृष्टि से स्वरूप देखें इनका अपन, तो बाह्य लाक्षणिक दृष्टि से स्वरूप के रूप में अपने पास दो ही स्वरूप है, एक तो लंबा और एक बोना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लंबेपन और बोनेपन के आधार पर अपन देखेंगे कि कितने पादप लंबे प्राप्त हुए और कितने बोने। अब अनुवांशिक संरचना पर नहीं जाना है, जीनीय संरचना पर नहीं जाना है, सिर्फ बाह्य लाक्षणिक दृष्टि से देखेंगे अपन, बाह्य लाक्षणिक जो स्वरूप है उनकी दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, बाह्य लाक्षणिक स्वरूप की दृष्टि से जो जीव की प्रतीति, ठीक है, होती है उसको क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप। तो बाह्य लाक्षणिक स्वरूप की दृष्टि से कितने स्वरूप अपने पास, दो, तो लंबापन का एक बोनेपन का। तो हमें ये देखना कितने लंबे और कितने बोने। तो देखिएगा ये तो क्या है, लंबा, दोनों कैपिटल डी, तो लंबा हो गया। और ये क्या है, एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो स्मॉल पर कैपिटल क्या है, प्रभावी, तो ये भी क्या हो गया, लंबा। फर्क क्या है इसमें और इसमें, फर्क क्या है, देखो ये तो समयुग्मज लंबा और ये क्या हो गया, विषम युग्मज लंबा, क्योंकि इसमें जीन के दोनों स्वरूप क्या है, भिन्न भिन्न है, और इसमें जीन के दोनों स्वरूप यानी दोनों युग्म विकल्पी क्या है, समान है। तो जिस जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो वो समयुग्मजी, और जिस जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो वो क्या होगा, विषम युग्मजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समयुग्मजी लंबा और ये विषम युग्मजी लंबा, यानी स्मॉल टी पे कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है। तो प्रभावी होने के कारण कौन सा लक्षण प्रदर्शित करेगा, ये कौन सा पादप होगा, ये लंबा पादप होगा, ये विषम युग्मजी लंबा, और ये विषम युग्मजी लंबा। ठीक है, और ये दोनों स्मॉल टी है, तो दोनों स्मॉल टी है तो क्या हो गया, समयुग्मजी बोना, दो स्मॉल टी, दोनों स्वरूप समान है। ठीक है, और स्मॉल टी को, स्मॉल टी से कौन से लक्षण को इंगित किया अपन ने, बोनेपन वाले लक्षण को इंगित किया। ठीक है भाई, बोनेपन वाले लक्षण को अपने स्मॉल टी से इंगित किया है, तो स्मॉल टी इसमें है, दोनों स्वरूप दोनों के समान है, युग्म विकल्पी दोनों के समान है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समयुग्मजी बोना। तो लंबे पादप कितने प्राप्त हुए,
लंबे पादप कितने प्राप्त हुए? 3, और बौने पादप कितने प्राप्त हुए? 1। तो 3:1, 3:1। ये है मेंडल के एकल संकरण प्रयोग का लक्षण प्रारूप अनुपात या फिनोटाइप। ठीक है, लक्षण प्रारूप अनुपात कहेंगे बच्चों इसको, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, कि मेंडल के एकल संकरण प्रयोग का लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात बताइए, ऐसे निकालते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। अब जीन प्रारूप अनुपात देखिएगा क्या है, ये तो लक्षण प्रारूप अनुपात हो गया। ठीक है, लक्षण प्रारूप अनुपात। अब जीनोटाइप, जीन प्रारूप अनुपात, मतलब अब क्या करेंगे जीनोटाइप में, देखो जीन संरचना से जीन प्रारूप अनुपात अपने परिभाषा में पढ़ा कि किसी जीव की आनुवांशिक दृष्टि से या किसी जीव की जीन संरचना से देखने पर जीव की जो प्रतीति होती है, जो संरचना बनती है, वो क्या है? जीनोटाइप। ठीक है, मतलब युग्म विकल्पी के आधार पर देखेंगे हम, जीन के अंदर उपस्थित युग्म विकल्पी या जीन के आधार पर देखेंगे। अब बाह्य लक्षण के आधार पर नहीं देखेंगे, जीन के आधार पर देखेंगे। तो इसमें देखिए बाह्य लक्षण तो इसका लंबापन का है। अब जीन दृष्टि से देखो इसको, जीनीय दृष्टि से अपन देखें, ठीक है, तो किसी भी पादप के जीनीय दृष्टि से देखने पर लंबेपन और बौनेपन के आधार पर देखें तो 2 स्वरूप उसके प्राप्त होते हैं, एक तो समयुग्मजी और एक विषमयुग्मजी। ठीक है, एक तो समयुग्मजी और एक विषमयुग्मजी जीनीय दृष्टि से। तो किसी भी पादप की जीनीय दृष्टि से स्वरूप 2 होते हैं, समयुग्मजी एंड विषमयुग्मजी। तो इसमें भी 2 स्वरूप प्राप्त होंगे हमें, एक तो समयुग्मजी और एक विषमयुग्मजी। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन समयुग्मजी लंबे पादपों की, कि समयुग्मजी लंबे पादप कितने प्राप्त हुए? समयुग्मजी लंबे पादप, समयुग्मजी लंबे पादप, देखिए समयुग्मजी लंबा एक ही तो है, ये विषमयुग्मजी, ये विषमयुग्मजी है, ये क्या है? समयुग्मजी बौना है। ठीक है, तो समयुग्मजी लंबा पादप कितना है? 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, आई होप आप समझते होंगे अच्छी तरह, समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, अब देखेंगे विषमयुग्मजी लंबे, विषमयुग्मजी लंबे पादप। विषमयुग्मजी लंबे, देखिए ये विषमयुग्मजी लंबा है, जीन दृष्टि से देखना विषमयुग्मजी लंबे। ठीक है ना, ये विषमयुग्मजी लंबे थे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी दोनों स्वरूप क्यों, एक जीन के 2 स्वरूप क्यों भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या होगा? विषमयुग्मजी। अब जो प्रभावी है ना, उसका नाम उसके आगे लगेगा। भाई विषमयुग्मजी नाम का आप समझ गए कि जीन के 2 स्वरूप भिन्न भिन्न हो, जीन के 2 स्वरूप भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वो क्या है? विषमयुग्मजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लंबा आगे नाम कैसे लगाए कि लंबा का मतलब लंबेपन वाला क्या? प्रभावी। उन दोनों भिन्न भिन्न स्वरूप में एक स्वरूप लंबेपन का है और एक स्वरूप बौनेपन का है, तो उनमें लंबेपन वाला क्या है? प्रभावी है। ठीक है, तो दोनों स्वरूप भिन्न भिन्न, दोनों स्वरूप भिन्न भिन्न दोनों में। ठीक है, इन 2 में है। ठीक है, अब इनमें प्रभावी कौन सा है? लंबेपन वाला। तो क्या हो गई? विषमयुग्मजी लंबे। ठीक है, तो विषमयुग्मजी लंबे पादप कितने प्राप्त हो गए? 2 प्राप्त हो गए। ठीक है, और एक प्राप्त हुआ समयुग्मजी बौना पादप, समयुग्मजी बौना पादप, ये कितना प्राप्त हुआ? 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? तो जीन प्रारूप अनुपात मेंडल के एकल संकरण प्रयोग के का जो जीनोटाइप है, जो जीन प्रारूप अनुपात है, वह 1:2:1 प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, कि फिनोटाइप के लक्षण प्रारूप अनुपात कितना? 3:1, और जीनोटाइप या जीन प्रारूप अनुपात कितना? 1:2:1। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? ये था एकल संकरण प्रयोग।
ठीक है ना। अब इसमें देखिए F2PD के अंदर बोनेपन वाला लक्षण भी प्रकट हो गया, ठीक है। यानी F1PD के पादपों के मध्य क्रॉस करवा करके जो बीज प्राप्त किए, उन बीजों को जो उगाया गया, उगाने से जो पादप प्राप्त हुए ना, उनको F2PD नाम दिया गया। और उस F2PD में मेंडल को लंबे पादप भी प्राप्त हुए और बोने पादप भी प्राप्त हुए, ठीक है ना। इसका मतलब ये लंबेपन वाला और बोनेपन वाला लक्षण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंच रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी संतरित हो रहा है कि लंबेपन और बोनेपन का जो लक्षण है वो जनकों से किसमें पहुंचा, F1PD में, और F1PD से किसमें पहुंचा, F2PD में, ठीक है। और इसमें एक लक्षण की मंशा कितनी बताएगी, इसमें सिर्फ एक लक्षण कौन सा, लंबाई का लक्षण, ठीक है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहे हैं, संचरित हो रहा है। इसका मतलब मेंडल ने कहा कि यह लक्षण कौन सा है, आनुवांशिक लक्षण है। यानी आनुवांशिक लक्षण कौन सा हो गया, वह लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के अंदर क्या हो, संचरित होता हो, उस लक्षण को क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके आधार पर मेंडल ने इसको इस प्रयोग के आधार पर समझाया, ठीक है। और इसमें जो फिनोटाइप है वो 3:1 प्राप्त हुआ, और जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 प्राप्त हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है ना। यार वीडियो को देख रहे हो तो कम से कम सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो बनता ही है, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।